देखते हैं और बड़ी खबर, आसाराम को दोषी करार दिया गया। सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की, आसाराम को गांधीनगर सेशन कोर्ट ने दोषी ठहराया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, महिला से यौन शोषण के मामले में आसाराम को दोषी ठहराया गया है। 1 फरवरी को मामले में फैसला आ सकता है। सूरत निवासी महिला ने 10 साल पहले यह आरोप लगाया था। जोधपुर सेंट्रल जेल में अभी आसाराम बंद है और जीवन की आखिरी सांस तक जेल की सजा काट रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, आसाराम एक और केस में दोषी करार दिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी जोधपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आसाराम को गांधीनगर सेशन कोर्ट ने दोषी ठहराया। एक महिला से यौन शोषण के मामले को लेकर के ये दोषी ठहराया गया है आसाराम को। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी चंद्रशेखर फोन लाइन पर। चंद्रशेखर, एक और मामले में आसाराम को दोषी ठहराया गया है कोर्ट की तरफ से। देखिए, बात करें तो आज से 10 साल पहले आसाराम के खिलाफ एक सूरत की महिला ने जो है केस दर्ज किया था गांधीनगर में कि आसाराम ने उसके साथ यौन शोषण किया है। इस मामले में लंबी सुनवाई चली। इस दौरान जोधपुर सेंट्रल जेल में आसाराम बंद रहा लगातार, और अभी जो अगर बात करें तो आसाराम जीवन के आखिरी सांस तक जेल की सजा काट रहा है। महिला के आरोपों को सत्य मानते हुए कोर्ट ने जो है आसाराम को दोषी ठहराया है और इस मामले में परसों जो है कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है और आसाराम को जो है सजा सुनाई जा सकती है। जी बिल्कुल, क्या आसाराम की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले से ही एक मामले को लेकर के आसाराम आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। देखिए, अगर बात करें तो आसाराम की वास्तव में कहीं ना कहीं एक बार बहुत बड़ी मुसीबतें बढ़ी है, क्योंकि आसाराम जो अपनी गुरुकुल की जो नाबालिग छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में जीवन के आखिरी सांस तक जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है। आसाराम ने इस दौरान पिछले 10 सालों में अधीनस्थ न्यायालय से लेके हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक न जाने कितनी एप्लीकेशन लगाकर और कितनी जमानत याचिकाएं उसने पेश की, लेकिन कहीं भी उसको राहत नहीं मिली। और कहीं ना कहीं आसाराम के लिए ये जो आने वाला फैसला है कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत बनेगा। आगे भी जो है आसाराम को कोई राहत मिलने के जो आसार है वो और कम होते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सीकर से बड़ी खबर, जहां एक नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आखिरकार 20 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी शंभूराम को दोषी करार दिया। पोक्सो कोर्ट की ओर से सजा का ऐलान किया गया। इस दोषी पर 5,15,000 रुपए का जुर्माना कोर्ट ने लगाया है। दुष्कर्म की वजह से नाबालिग गर्भवती हो गई थी और तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। कोर्ट ने नाबालिग बेटी को 5 लाख रुपए देने के आदेश भी इस दरिंदे को दिए हैं। मामले में कोर्ट ने 3 पुलिस अधिकारियों की लापरवाही को माना। उनके खिलाफ पुलिस महानिदेशक को भी पत्र लिखा है। तो वहीं पिछले 7 दिनों से अनशन पर बैठे मुंडवा के सरपंचों ने अब अपील की है कि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान दे, सुनवाई करे। सरपंच संघ के जिला संरक्षक पुखराज काला ने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक उनका अनशन जारी रहेगा, चाहे उनकी जान भी चली जाए। गौरतलब है कि पिछले 7 दिन से अनशन पर बैठे मुंडवा पंचायत समिति के एक और सरपंच की तबीयत बिगड़ गई। अब तक 4 सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि को अस्पताल में भर्ती करवाया जा चुका है। इनमें से एक सरपंच की तबीयत ज्यादा खराब होने के चलते इसे आईसीयू में भी एडमिट किया गया है। मामला मुंडवा पंचायत समिति क्षेत्र की 31 ग्राम पंचायतों का, जहां सभी 31 ग्राम पंचायतों के सरपंच 24 जनवरी से धरने पर बैठे हैं। इनमें से 20 सरपंचों ने अनशन कर रखा है। 4 सरपंचों की तबीयत बिगड़ चुकी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया। एक और सरपंच की तबीयत आज अचानक से खराब हुई। हमारे साथ सरपंच संघ के जिला संरक्षक पुखराज काला है। उनसे जानते हैं कि ये आमरण अनशन किन वजहों से शुरू किया है और जो आंदोलन है वो आगे किस रूप में बढ़ेगा। जो आमरण अनशन आप लोगों ने शुरू किया, इसकी बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह यह है कि राजस्थान सरकार 2.5 साल से 1 रुपया भी नरेगा का पेमेंट जारी नहीं किया। ये सबसे बड़ी बात है। और सरकार के हमारे मुखिया जो पंचायती राज मंत्री है, उनसे भी हम निवेदन करना चाहते हैं और हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं। परिवार में भाई भाइयों के बीच आपस में छोटी मोटी बातें होती रहती है। आप तो हमारे परिवार के मुखिया हो। हमारे मुंडवा पंचायत समिति और नागौर जिले में जैसा काम हो रहा है वो अन्य जिलों में नहीं हो रहा है और बड़ी मजबूती से काम करवा रहे हैं। हमारे 31 सरपंच मुंडवा पंचायत समिति के जो है वो किसान परिवार से आते हैं। उन्होंने एक दूसरे से एक से बढ़कर एक काम करवाया। बड़े पंचायत से जुजंडा पंचायत ने ज्यादा करवाया, थिरोद पंचायत ने करवाया,
सब पंचायतों एक से बढ़कर एक काम करवाया। 31 के 31 किसान परिवार से हैं और किसान परिवार के लोगों को जो कड़ी मेहनत करते हैं, गांव के लोग जो सरपंच बनाते हैं, उनको लेन देन करने में करोड़ों रुपए का काम करवा दिया। अब हमारी स्थिति बिगड़ती जा रही है। गांव वालों ने हमारे ऊपर विश्वास किया, सरपंच है, सरपंच को पैसे दे देते हैं, कहाँ जाएंगे। महेंद्र बिश्नोई, न्यूज 18 नागौर। तो वहीं झुंझुनू के बुआना थाना इलाके के जैतपुर झारोड़ा गांव में चोरियों का सिलसिला थम नहीं रहा और चोरियों का जल्द खुलासा करने की मांग को लेकर के यहां पर कई गांव के ग्रामीण अब धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि ग्रामीणों की मांग है कि 14 जनवरी को जैतपुर के सेवानिवृत्त एक फौजी के घर पर 35 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी हुई थी और इसके अलावा क्षेत्र में अन्य चोरियों का भी जल्द खुलासा करने की मांग की जा रही है। इन ग्रामीणों की ओर से पहले कॉमरेड ओम प्रकाश जामरोड़ा की अध्यक्षता में महापंचायत की गई और इसके बाद धरना शुरू किया गया। वहीं पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने कहा है कि क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातें हो रही हैं। देखिए, पास के गांव जैतपुर में एक घर में चोरी हुई है और वहां से सारी ज्वेलरी उनकी निकाली है और ये पहली चोरी नहीं है। इन दोनों लगातार चोरियां क्षेत्र में हो रही है, फिरौतियां मांगी जा रही हैं। ये जो मौजूदा सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल बिगड़ गई है। इनकी पकड़ किसी भी चीज पे नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बीकानेर की छतरगढ़ तहसील के राजासर भाटियान में आज 8वें दिन भी अध्यापकों की कमी पूरी करने को लेकर के ग्रामीण और विद्यार्थियों की ओर से तालाबंदी की जा रही है। 8वें दिन 10 बालिकाएं और 6 ग्रामीण भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिनकी मुख्य मांग यह है कि विद्यालय में रिक्त चल रहे अध्यापकों के पदों को भरा जाए। राजासर भाटियान के सरपंच हनुमान सिंह और एसएमसी के अध्यक्ष बाबूलाल मेघवाल के नेतृत्व में ग्रामीण पिछले 8 दिनों से विद्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी करके धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सरपंच ने बताया है कि विद्यालय में शिक्षा विभाग की ओर से 2 अध्यापकों की नियुक्ति प्रदर्शनों के दौरान की गई है, लेकिन ग्रामीणों ने फर्स्ट ग्रेड अध्यापकों के साथ ही प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल लगाने की मांग की है। अभी भी कई पद खाली चल रहे हैं। ग्रामीण आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंदराम मेघवाल से भी मुलाकात करने पहुंचे थे और इस दौरान कैबिनेट मंत्री गोविंदराम मेघवाल ने कहा कि शिक्षा मंत्री से वार्ता कर जल्द उनकी समस्या का समाधान करवाया जाएगा। गांवों के टीचर जो है शहरों में जा रहे हैं। तो मेरी मास्टरों से अपील है कि आप लोग गांवों के बच्चे गांव में रह करके गांव के स्कूल में रह के बच्चों को पढ़ाएं। और मैं ये चाहूंगा, और मैंने शिक्षा मंत्री जी से भी बात की है, उन्होंने जरूर कहा है कि जरूर जल्द ही शिक्षण व्यवस्था के तहत या कैसे भी गांव के स्कूलों में भी टीचर लगाएंगे। और मेरी इच्छा है कि मेरी स्कूल में पर्याप्त टीचर रहे ताकि बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो। तो वहीं नई शिक्षा नीति में शिक्षा विभाग के ढांचे में बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में भी प्राइमरी कक्षाएं प्रारंभ कर दी हैं। निजी स्कूलों की तर्ज पर इसे तैयार किया गया है। नई शिक्षा नीति में राज्य के 925 सरकारी स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्ले ग्रुप और नर्सरी की शुरुआत की गई है। सरकार ने इस कक्षा को बाल वाटिका का नाम दिया है। नई शिक्षा नीति के नए प्रावधानों के मुताबिक 3 से लेकर 8 साल तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन स्टेज की बात कही गई है, जिसमें 2 साल आंगनबाड़ी के होंगे और इसके बाद 1 साल बाल वाटिका का और फिर पहली और दूसरी कक्षा पढ़नी होगी। ये तीनों कक्षाएं स्कूल में संचालित होंगी। ये सरकारी स्कूल निजी स्कूलों को भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ ही स्मार्ट क्लासेस बनाई गई हैं और खेलकूद वाले सभी उपकरण भी इन बच्चों को उपलब्ध करवाए गए हैं। तो जयपुर में बाल वाटिका का ऐसे ही जायजा लिया हमारे संवाददाता लवली वधवा ने। बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी लेवल का, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, जो भी है लॉटरी सिस्टम द्वारा होगा। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। और जब यहाँ आते हैं तो इनका लंच जो है वो अभी तो इन्हें घर से ही प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीम नहीं शुरू की गई है और जल्दी हो सकता है गवर्नमेंट इनको फूड भी उपलब्ध कराए। जैसे और बच्चों के लिए अक्षय पात्र से खाना आता है जो इनके लिए उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन अभी इनके लिए फूड घर से ही आता है तो वो बेस्ट होता है। तो वहीं क्रिकेट प्रेमी आने वाले दिनों में जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में खेल का आनंद उठा सकेंगे। ये जानकारी आरसीए के चेयरमैन वैभव गहलोत ने दी है। उन्होंने कहा कि लगातार पश्चिमी राजस्थान में एक स्टेडियम की मांग के अनुरूप जोधपुर का बरकतुल्ला खान स्टेडियम अब तैयार हो गया है। इसमें आरसीए की पहल के बाद लीजेंड लीग का भी आयोजन हुआ है और आगे भी इस बारे में लगातार प्रयास जारी है। क्या कुछ कहा आप भी सुनिए।
हो जाए तो आप लोग निश्चित तौर पे मारवाड़ की इस जनता की मांग के ऊपर आप लोग हमें ओडीआई हो चाहे आईपीएल हो हमें, और ये मांग हम लगातार कर भी रहे हैं और हम लगातार बातचीत में भी हम मानना है कि देखिए आने वाला ये तो बीसीसीआई को निर्णय लेना है, पर हमने जो कहा कि हम यहाँ पे क्रिकेट की वापसी करेंगे जोधपुर में, वो हमने करके दिखाई। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जयपुर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1 फरवरी से अब साइलेंट एयरपोर्ट की फहरिस्त में शामिल हो जा रहा है। जयपुर एयरपोर्ट पर अब यात्रियों को उनकी उड़ान की सुरक्षा जांच और बोर्डिंग से लेकर के तमाम तरह के अनाउंसमेंट नहीं सुनाई देंगे। आपको बता दें कि पब्लिक अनाउंसमेंट का इस्तेमाल अब सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा, आपातकाल की स्थिति और कोविड प्रोटोकॉल की घोषणाओं के लिए ही होगा। सभी तरह की जानकारी अब एयरपोर्ट पर लगी दर्जनों एलईडी स्क्रीन पर मिलेंगी। ये स्क्रीन टर्मिनल के बाहर और अंदर सभी जरूरी स्थानों पर लगी हुई है। सभी एयरलाइंस कंपनियां भी अब यात्रियों को एसएमएस के माध्यम से समय, बैगेज डिलीवरी, बेल्ट और यात्रा से जुड़े तमाम तरह के बदलावों की सूचना देगी। तो चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। जोधपुर में पावटा स्थित हनुमंत हॉस्टल में सफाई कर्मचारी के परिवार में शादी के मौके पर पूर्व और वर्तमान छात्रों ने मिलकर के एक अनूठी पहल की, जिसकी चारों तरफ सराहना हो रही है। उन्होंने सफाई कर्मचारी की पत्नी को अपनी बहन बना करके उनकी बेटी की शादी पर 3,71,000 रुपए का घरेलू जरूरत का सामान और साथ ही ये नकद रुपए और 51,000 का अलग से चेक देने के साथ चुनरी ओढ़ा करके मायरा भरा। सन सिटी में सामाजिक समरसता की अनूठी मिसाल देखने को मिली। जोधपुर में पावटा स्थित हनुवंत हॉस्टल में सफाई कर्मी के परिवार में शादी के अवसर पर पूर्व और वर्तमान छात्रों ने अनूठी पहल की है। उन्होंने सफाई कर्मी की पत्नी को बहन बनाकर उसकी बेटी की शादी पर 3,71,000 रुपए नकद, घरेलू जरूरत का सामान और 51,000 का चेक देने के साथ चुनरी ओढ़ाकर मायरा भरा। मिली जानकारी के मुताबिक इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर बाकायदा मुहिम चलाई। तय दिन पर ढोल नगाड़ों के साथ सभी मायरा भरने विवाह स्थल पर पहुंचे। मायरा भरने आए स्टूडेंट्स ने सेवा देने वाले संतराम हरिजन की पुत्री पिंकी देवी को चुनरी उड़ाकर 3,71,000 रुपए भेंट किए। संतराम का परिवार पिछले कई वर्षों से हॉस्टल में सेवाएं दे रहा है। इससे पूर्व संतराम के घर की महिलाओं ने मायरा और मंगल गीत गाकर सभी मायरेदारों का स्वागत किया।